सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम शिषपाल ढाका। हम अध्याय फर्स्ट के अंदर तेज बुक के अंदर पढ़ रहे थे, जिसमें 15 नंबर पेज पे हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से वो दोनों बैल जब कांजी हाउस मतलब मवेशी खाना या कह सकते हैं जैसे बच्चों गौशाला होती है उस रूप में जो आवारा पशु होते हैं जिनका कोई मालिक नहीं होता, ऐसे पशुओं को एक जगह बंद कर दिया जाता है किसी चार दीवारी के अंदर, तो उसे कांजी हाउस कहते हैं। तो उस कांजी हाउस के अंदर से वो जब दोनों बैल निकलने की कोशिश करते हैं तो हीरा भी किस तरह कोशिश करता है, किस प्रकार से वह बाहर निकलने की कोशिश करता है। मोती जो बिल्कुल हताश होकर बैठ जाता है, हिम्मत हारता है, तो किस प्रकार से वो उसकी जो हीरा था वो हिम्मत बंधाता है कि हम इस दीवार को तोड़कर अपनी जान बचा सकते हैं। सब जो मवेशी इतने आज मरे से नज़र आ रहे हैं तो इनकी जान बचा सकते हैं। तो लेखक यहाँ पर बच्चों जो भारतीय जो आज़ादी पाने के लिए भारतीयों की जो कोशिश थी, क्रांतिकारियों की कोशिश थी, किस तरह से उनको जेलों में बंद कर दिया जाता था कितने हालात में, तो वहाँ उससे उनकी तुलना की जा रही है। तो किस प्रकार से जो हीरा और मोती थे वो भी आज़ादी पाने के लिए कर रहे थे। तो बच्चों अब हम आगे यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फिर वो हीरा और मोती जो जिस तरह कह रहे थे भी सब मर जाएंगे, हमें इनको भी बचाना है और अपने खुद को भी बचाना है। हीरा इस तरह कहता है, तो मोती कहते हैं हाँ ये बात तो है, अच्छा तो लो तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। यानी कि फिर जो मोती था वो भी कहता है कि ठीक है भाई मैं भी जोर लगाता हूँ और हम अब इस दीवार को तोड़कर ही रहेंगे। इस तरह से मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा और थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर लगाने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। इस तरह से बच्चों वो बार बार इस तरह से उस दीवार पर चोट मारता गया और दीवार धीरे धीरे टूटने लगी। दीवार का गिरना था क्या तो मेरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, मतलब जो अंदर जिनको कोई आज़ादी की कोई उम्मीद नहीं थी उनमें भी हौसला बढ़ा। तो बच्चों यहाँ पर भी भारतीयों की उन्हीं जो क्रांतिकारियों जो उत्साही क्रांतिकारी थे या देश के लिए मर मिटने की जिन्होंने ठान रखी थी, जब वो इस तरह से आगे आए और अंग्रेजों की खिलाफत करने लगे तो जो सोए हुए भारतीय थे, जो हिम्मत हारे हुए भारतीय थे, उनके अंदर भी एक नई जोश चेतना आई थी और इस तरह से सभी एक साथ उनके साथ खड़े लड़ने के लिए अंग्रेजों से लड़ने के लिए खड़े हो गए थे। तो ये वहीं की तुलना की जा रही है बच्चों। सभी चेत उठे, मतलब चेतना आ गई उनमें, वो भी में एक उत्साह जा गया कि अब हम भी आज़ाद हो सकते हैं। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। तो यहाँ बच्चों गधे की जो शुरुआत हमने की थी अध्याय से कि जो बिल्कुल ही जिन्हें कोई देश से कोई लेना देना नहीं होता, जिन्हें अपनी आज़ादी से कोई मतलब नहीं, किसी की आज़ादी से मतलब नहीं, वो केवल अत्याचार सहने के ही काबिल होते हैं, मतलब अत्याचार ही सहते हैं। उनमें आज़ादी के प्रति कोई आशा नहीं होती उनको, न उन्हें उसकी कोई लालसा होती है बच्चों। तो ये उन गधों से तो मालूम उन व्यक्तियों से की है जो आज़ादी से मतलब नहीं होता, जो केवल अत्याचार को ही सहना ही उनका ध्येय हो जाता है। तो इस प्रकार के जो गधे थे वो ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? तो एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ ले जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। अब ऐसी इसी प्रकार से कि इन्होंने हमें ये कर दिया, तो क्योंकि कुछ भारतीय ऐसे भी थे कि अंग्रेज हमें ऐसे कर देंगे, हमें ये मार देंगे, हमें ये फांसी लटका देंगे, हम तो यहीं रहेंगे, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, ये अंग्रेज ही अच्छे हैं, ऐसे वैसे। यानी जिस प्रकार की उनकी जो मानसिकता थी, जो गुलामी में रहने की मानसिकता थी, वो अभी तक वैसी की वैसी थी। तो ये गधे भी उसी प्रकार से कहीं हम दोबारा पकड़ लिए गए तो हम मारे गए, तो यानी इस प्रकार की वो तुलना कर रहे हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर समझ रहे होंगे किस माध्यम से यहाँ पर लेखक कह रहे हैं
कि वो गधे जिस तरह भारतीय, ऐसे कुछ भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की कभी खिलाफत नहीं की, गुलामी की जंजीर से निकलने की कोशिश नहीं की। तभी हमारा भारत देश 200 साल तक अंग्रेज़ों के चंगुल में फंसा रहा था। तो आगे हम पेज नंबर 16 पे देखते हैं बच्चों। तो बच्चों पेज नंबर 16 पे देखते हैं कि आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। यानी कि इस प्रकार से इन्होंने सभी जानवरों को भगा दिया। और रस्सा इतना मजबूत था, इतना था कि वो न तो तोड़ पा रहे थे उसको और न ही वह उसको मालूम चबाकर भी उसको तोड़ पा रहा था, काट नहीं पा रहा था वो उसको। तो हीरा कहता है, भाई मित्र तुम जाओ जल्दी से, तुम आज़ाद हो जाओ, मुझे पड़ा रहने दो। अगर हम कहीं मिले तो शायद हमारी कहीं भेंट हो जाए, हम कहीं ना कहीं मिलेंगे। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम दोनों एक साथ इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। तो बच्चों यहाँ पर मोती था, वो अपनी मित्रता की बात कह रहा है कि मैं मित्र, तुम अब संकट में हो आज और तुम्हें मैं संकट में छोड़कर भाग जाऊं, क्या यही हमारी मित्रता है? क्या हम इसलिए आज कितने साथ रहे थे कि तुम विपत्ति में, मेरे मित्र मान लो विपत्ति में है और मैं छोड़कर तुम्हें भाग जाऊं? ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं, अलग हो जाऊं तुमसे? यानी इस प्रकार से वहाँ पर एक मित्रता की निशानी की बात हो रही है कि भारतीय भी किस तरह से मित्रता अपने निभाते हैं और किस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करते हुए चलते हैं। तो ईरान का बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे कि हमने जो भला किया, जो जितनों को हमने, जो 9-10 जो पशु थे उन सब को हमने आज़ादी दिला दी, वो सब आज़ाद हो गए। तो कम से कम उनका पुण्य तो हमें प्राप्त होगा भी। हमने इतना पुण्य कर्म तो कर ही दिया और उसके लिए अगर हमें कुछ भी मान लो अत्याचार को सहना पड़े, मार सहनी पड़े तो हम सह लेंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाल दिया। अब जो गधे थे, जो बिल्कुल निरुत्साहित, जिन आज़ादी से कोई मतलब नहीं था, जो सोच में पड़े हुए थे कि क्या करें क्या नहीं करें, मोती ने उनको मार मार के सींगों से बाहर कर दिया। भाई भागो यहाँ से, तुम्हें अगर दिमाग या अकल काम नहीं करती, कम से कम हमारी बात तो मानो। इस तरह कहते हुए मोती भी उसे बाहर भगा देते हैं। बाहर कर दिया वो, तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। फिर आकर वो अपने जो बंधु था यानी हीरा था उसके पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत ही नहीं। जब देखा कि दीवार टूटी हुई है और सारे जानवर भाग चुके हैं तो अब उनकी क्या दशा रही होगी बच्चों, आप ये कल्पना तो आप खुद भी कर सकते हैं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, यानी फिर टूट पड़े मोती पर, क्योंकि वो नहीं भागा था अपने मित्र की वजह से, अपने मित्र के कारण, अपने मित्र के लिए। और हीरा तो बंधा हुआ ही था, उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। यानी जो हीरा तो बंधा ही था अब उसे भी बांध दिया गया। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार की जो स्थिति थी, जिसमें जैसे भोर होती मुंशी चौकीदार आए और खलबली मच गई थी। और इसकी लिखने की जरूरत ही नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया बच्चों। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे हम पार्ट नंबर 5 जो दोबारा इस अध्याय का शुरू होता है कि यहाँ तक तो वो जो जितने भी मवेशी खाने में अन्य पशु थे उनको किस तरह से बाहर निकाल देते हैं, खुद कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हुए। अब आगे देखते हैं हम। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे, किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। 1 सप्ताह तक मतलब 7 दिन तक बच्चों अगर कोई भूखा रहे तो उसकी क्या हालात हो जाएगी, कैसी दशा हो जाएगी उसको, ये बच्चों आप कल्पना कर सकते हो। किसी ने चारे का तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ कहते हैं बच्चों
जो दुबलेपन होने के कारण जो हड्डियां बाहर निकल आती है, हड्डियां जो नजर आती है, कोई भी पशु या जानवर जो बिल्कुल कमजोर हो, जब उसकी हड्डियां नजर आती है तो उनको कहा जाता है बच्चों। एक दिन बाड़े के बुक में देखिए बच्चों, हम 5 नंबर पार्ट के अंदर पढ़ रहे हैं बुक के। किसी ने चारे का इतनी भी नहीं डाला था और जिस वजह से उनको मान लो एक बार पानी दिखा दिया जाता था और यही उनका आधार था, मतलब जीने का यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था और ठटरियाँ निकल आई थी। और ठटरियाँ कहते हैं बच्चों जो दुर्बल पशु की होती है, जो बहुत कमज़ोर होने के कारण, चारा नहीं खाने के कारण जो बिल्कुल दुर्बल हो जाते हैं, और जो दुर्बल होते हैं उनकी जो हड्डियां से नजर आती है उनको ठटरियाँ कहते हैं। एक दिन बाड़े के सामने डुगी बजने लगी। दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी, यानी बच्चों उनकी नीलामी हो रही थी। यानी इस तरह से जो आवारा पशु होते हैं उनको इसमें बांध दिया जाता है और फिर एक डुगडुगी बजाते हुए लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। 50-60 मान लिया, कोई भी कितने भी, वहाँ तो केवल 50-60 की संख्या बताई है कि दोपहर होते थे वहाँ पे लोग कितने जमा हो गए थे, 50-60। तो यहाँ ऐसे वो बोली लगाने वाले, ये कह सकते हैं नीलामी की जाती है, तब वो बोली लगाते हैं। तो इस प्रकार के 50-60 आदमी थे। दोनों मित्रों को बाहर निकाला गया, उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते, मन फीका करके चले जाते, क्योंकि वो तो बहुत ही दुर्बल हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता, क्योंकि इतने वो मरे के समान हो चुके थे, बिल्कुल कमज़ोर निसहाय से हो गए थे, यानी कि बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं दुर्बल, जिनके चलने फिरने तक की उनकी मान लो इतनी शक्ति उनमें नहीं रह गई थी। क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा था ना पीछे कि 7 दिन तक, यानी हफ्ता भर, सप्ताह तक वो बिल्कुल बिना चारा के रहे थे। तो इस तरह से बिना चारा के पशुओं की क्या हालत होती होगी बच्चों आप जानते ही हो। आगे हम पेज नंबर 17 पे देखते हैं। पेज नंबर 17 पे बच्चों, सहसा एक दड़ियाल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। सहसा अचानक एक दाढ़ी वाला आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, मुद्रा मतलब उसके हाव भाव, उसके चेहरा बिल्कुल एकदम कठोर था, उस पर दया के कोई भाव नहीं थे, आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। तो बच्चों कुल्हों में उंगली गोदकर मतलब जहाँ उनके कुल्हे होते हैं और वहीं पे वो ठटरियाँ निकलती है। जानते होंगे आप, जो पशु बिल्कुल कमज़ोर होते हैं तो उनके जो गड्ढे से पड़ जाते हैं उनके शरीर पर, उनके कुल्लों के पास, तो वहाँ पर वो उंगली गोदकर इस तरह देखता है कि इस पशु के अंदर कितनी चर्बी है, कितना कमज़ोर है, या कितनी चर्बी। जो पशु बच्चों हट्टा कट्टा होगा उसमें वहाँ जो खुले होते हैं वहाँ पर उंगलियाँ नहीं डलेगी, क्योंकि उसमें चर्बी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जो होते हैं वो इस तरह से चेक करते हैं, जांच करते हैं। उसका चेहरा देखकर अंतर ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। मतलब अंतर ज्ञान कहते हैं बच्चों आंतरिक शक्ति, यानी हमारे अंदर की जो सोचने की शक्ति होती है उसे कहते हैं हम। कि चेहरा देखकर अंतर ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों एक दूसरे को भीत नेत्रों से, मतलब भयभीत, भीत कहते हैं बच्चों भयभीत, संदेह कहते हैं शक, मतलब इसमें उन्हें कोई शक नहीं था कि निश्चित रूप से कि वह कौन है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि जो व्यक्ति इस प्रकार से उनकी जांच पहचान कर रहा था या इस तरह से उनको परख रहा था, तो वो कोई एक कसाई था जो उन्हें बुचड़ खाने कह सकते हैं, या वहाँ पर उन पशुओं को काटा जाता है वहाँ उनको ले जाने वाला था। तो इस भय से, इस शक से उनको अंदर भयभीत पैदा हो गया और दोनों एक दूसरे को देखने लगे और सिर झुका लिया। अब वो बेचारे बेबस थे, दुर्बल भी बहुत हो गए थे वो। अब वो क्या कर सकते थे, ना वो भाग सकते थे, है ना। तो इस तरह से वो मान लो अब कुछ उनको अपनी मौत नजर आने लगी थी कि हम किसी कसाई के हाथों अब बिकने वाले हैं और अब हम बुचड़ खाने के अंदर कटने वाले हैं। तो इस तरह से उनको अब उनके अंदर एक भय पैदा हो गया बच्चों। तो किस तरह से वो भयभीत होकर मान लो परेशान हो रहे थे।
हीरा ने कहा, गया कि घर से नहा की भागे, अब जान न बचेगी। नहा का मतलब व्यर्थ ही, कि हमने जो गया का घर था, चलो जैसा उनका सुखा वो डाल तो रहा था, वहां से ऐसे ही भाग लिए। अगर वहां से नहीं भागे होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। यानी अब वो इस तरह से पछतावा कर रहे थे कि काश हम ऐसा न करते तो ठीक रहता, इससे तो अच्छा ही था, अब जान न बचेगी। मोती ने असरदा के भाव से उत्तर दिया, मतलब अब उसमें कोई श्रद्धा नहीं थी उसने की, कोई श्रद्धा नहीं थी बच्चों। श्रद्धा का मतलब होता है उसको अब वो पीछे वाली बात पर कोई अफसोस नहीं था उसको। उसने उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। अब यहाँ पर वो बैल मोती कह रहा है, यानी वो भी एकदम उसमें ऐसा कोई भाव नहीं था अपने प्रति, अपनी जान के प्रति। वो कहता है भगवान हमारे ऊपर दया क्यों नहीं करता, हम कब से भाग रहे हैं और हमें कहीं भागने का रास्ता नहीं दिया, आगे से आगे हम मुसीबत में फंसते ही जा रहे हैं, हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। तो यानी इस प्रकार से वो कहता है कि चलो जीना मरना हमारा दोनों बराबर ही है, हम जी रहे थे तो भी समस्या में थे, और आज मर जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है, चलो अच्छा ही है। मैं चलो ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, अगर मारेगा तो मैं काट देगा, मार देगा, पीछा छूट जाएगा ऐसे जीवन से। यानी इस तरह से वो कुछ कह रहा है, उसके अच्छे तो रहेंगे। एक बार भगवान ने तो यहाँ पर कह रहा है वो कि कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे, यानी कि जो अभी तो हमें जाते काटने से रहा, ये हमें कुछ खिलाए पिलाएगा, मोटा होगा तो ही हमें काटेगा। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यानी एक बार तो लड़की ने हमें बचा दिया था, हमें वो खिलाती थी, तो किस तरह हमारे भागने में मदद की थी, तो हो सकता है ऐसा भी कोई आए और हमारी रक्षा कर दे। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। छुरी चलाएगा मतलब कोई बुच्चड़ खाने ले जाने वाला था बच्चों, वो एक कसाई था जो उन्हें छुरी से काटने वाला था। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। अब यानी वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मर रहे हैं तो मर जाएंगे, कम से कम हमारी ये सारे जो हमारे जो मांस है, खाल है, सींग, हड्डियाँ, ये सब किसी न किसी के काम तो आएगी। यानी इस तरह से वो अपने को एक हिम्मत बढ़ा रहे हैं कि कोई बात नहीं, हो रहा है तो होने दो। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस घड़ियाल के साथ चले, दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। मतलब मरने से बच्चों किसको डर नहीं लगता, वो भी तो जानवर थे, लेकिन जान तो सबकी प्यारी होती है। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडे जमा देता था। क्योंकि बच्चों जो कसाई होता है बिल्कुल भी उसको दया नहीं आती उन जानवरों पर, क्योंकि अगर बच्चों दया भाव उसमें अगर होता तो उसको काटे ही नहीं वो, इसलिए वो दया भाव नहीं दिखाता उनके प्रति, यानी उन पर बेरहमी से अत्याचार कर देता वो। इसलिए उनको मजबूरी थी भागने की, कम से कम भागे तो उस मार से तो बचे। हमें गाय बैलों का एक रेवड़ कहते हैं बच्चों समूह, यानी जो गाय बैले एक साथ एक समूह के अंदर, एक झुंड के अंदर हरे हरे हार में चरता नजर आया। मतलब हार कहते हैं जहाँ पर घास के जो मान लो होते हैं ना, चारागाह कहते हैं जिसे, घास का जो क्षेत्र होता है उसको कहा गया। यहाँ पर सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, यानी सभी मजबूत थे, चिकने थे, क्योंकि सभी मोटे थे, हृष्ट-पुष्ट थे सभी। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर कहते हैं बच्चों जुगाली करना, जुगाली जानते होंगे ना, जैसे पशु आपने कभी बैठे या खड़े पशुओं को देखा होगा जो चारा चरने के बाद में अपना मुंह चलाते रहते हैं। तो बच्चों ये जो मुंह वो चलाते हैं तो वो अपने पाचन करते हैं उसका खाए हुए का, तो उसे पागुर कहते हैं। तो समझ गए होंगे आप, कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं की। उनके दो भाई बदी कहते हैं बच्चों कसाई को, जो बुच्चड़ खाने ले जाकर पशुओं को काटता है उसको कहा जाता है, कि हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। मतलब सभी अपनी अपनी मगन मस्ती में हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये उन जानवरों की तुलना ऐसे लोगों से की है जो जिस समय भारत गुलाम था तो वो अपने स्वार्थ के लिए किस तरह से भारतीयों को परेशान करते थे या भारतीयों को हानि पहुंचाने के लिए अंग्रेजों का साथ देते थे, सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। ऐसे गद्दार थे जो अपने ही मित्र बंधुओं, अपने ही देश के वासियों को संकट में डालकर वो बड़े सुखी में थे। तो यानी इस तरह से वहाँ भारतीयों की तुलना की जा रही है ऐसे लोगों से जो अंग्रेजों से मिले हुए थे, जिसको आज़ादी से कोई मतलब नहीं था।
बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ये हमारे जो मित्र बंधु संकट में दुखी हैं, क्यों ना इनकी मदद करें, पर ऐसा कहीं नहीं हुआ। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। मतलब जैसे बच्चों ऐसे वो विचार कर रहे थे, लेकिन अचानक उनमें ऐसा एक विचार आया। उन्होंने देखा कि जिस रास्ते से हमें ले गया था, वही खेत, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, यानी सारी थकान बच्चों दूर होने लगी कि उनको अपना क्षेत्र जैसा लगा, अपना क्षेत्र लगा जान पहचान वाला। तो उनमें एक स्फूर्ति आ गई, एक नई चेतना जाग उठी उनके अंदर। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, ये लो, अपना ही हार आ गया। मतलब जहां से वो जा गए थे, उनका क्षेत्र था, वो आ गया है। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। यानी कि हार मतलब अपना खेत, अपने खेत की बात हो रही है, क्योंकि उसी रास्ते वो आ गए, या उसी रास्ते से उनको लेके जा रहा था जहां पर वो अपन काम करते थे, यानी जो जूरी था वो उन्हें ले जाकर कार्य करता था। तो इस तरह से वो कहता है कि देखो, हम यही इस जो कुआं है या जो राहट जो होता है बच्चों, जहाँ पर पानी निकाला जाता है, पुराने जमाने में ऐसे बैलों को जोड़कर उनको चलाया जाता था, रहट को, और उसके अंदर से, कुआं के अंदर से पानी निकाला जाता था। तो यही कुआं है। यानी इस तरह से वो आपस में बातचीत करते हैं। आगे पेज नंबर 18 पे देखो बच्चों। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया, मतलब हमारा घर एकदम नजदीक आ चुका है, हम पास आ रहा है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। हीरा ने कहा, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, मतलब इससे छुड़ाकर भाग ही जाऊंगा। अभी अब यही एक उपाय है कि अगर हम इससे बच लिए तो बच लिए, अगर हम अपने घर पहुंच गए तो हमारा मालिक है वो बड़ा दयावान है, वो बड़ा हमारे जो स्नेह करता है, हमें प्रेम करता है, वो निश्चित रूप से इस कसाई से हमें बचा लेगा या जाने देगा। इसे तो मैं मार गिराता हूँ। यानी कि अब तो हम इससे बच कर ही रहेंगे। यानी कि अब हमारे आज़ादी के दिन पास में आ गए। उन भारतीयों की दशा का भी वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, कि जिस तरह से उनको भारतीयों को जब ऐसा लगा कि अब हम आज़ाद हो सकते हैं, अब हमारे आज़ादी के दिन एकदम पास आ गए हैं, अंग्रेज हमारे से अब डर रहे हैं, या अंग्रेज अब हमारे से भयभीत हैं, तो निश्चित रूप से हम अब आज़ाद हो सकते हैं। तो उस समय भारतीयों ने आज़ादी पाने के लिए अपना पूरा जोर, कह सकते हैं, एक साथ लगाया सभी भारतीयों ने, तो आज़ाद हो गए थे। तो इस तरह से हीरा और मोती भी यहाँ अपने को आज़ाद कराने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि अब हम आज़ाद हो सकते हैं, को हमें कोशिश करनी चाहिए, और हमें इन्हें गिरा देना चाहिए, इस कसाई को मार गिराना चाहिए। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। मतलब चलो जल्दी से हम अपने घर पर पहुँच जाते हैं। जो हमें हरा चारा डाला था, अगर तो चारा डाला जाता है, अगर हम वहाँ पहुँच गए तो हम वहाँ से आगे जाएंगे नहीं और हम बच जाएंगे। हमें इसको मारना नहीं है। यानी फिर भी वो अहिंसा का, यानी कि हीरा फिर वही अपने उस जो गुण थे उसके, जो अपनी उनकी पहचान थी, वो उसको वो नहीं खोना चाहते थे। वो अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ना चाहते, मतलब नहीं छोड़ना चाहते थे। वो हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहते थे कि हम इनसे भाग चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों उन्मत्त होकर, मतलब मतवाले होकर, एक तरह से उनमें एक उत्साह, नया उत्साह है, यानी पागलपन छा गया उनमें। दोनों पागलपन लिए हुए होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए, मतलब दौड़ते हुए, उछल कूद करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है, यानी हम जहाँ पर हरा चारा डालते हैं, हमारा मालिक हमें बांधता है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए, खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था, यानी वो तो उनको पैसे दे के आए थे, कीमत चुका के आया था, तो वो तो पीछे पीछे बचवाना ही था। वो दौड़ा पीछे आया। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। मतलब वो सोच रहे थे, आज हम अपने मालिक से के छत्र छाया में आ गए हैं, तो ये हमारी निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा, हमें बचाएगा। और वो भी उनसे, अपने मालिक से मिलने पर उनसे भी आनंद के आंसू बहने लगे, खुशी के आंसू बहने लगे। फिर एक जूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। जूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, मतलब इसकी नीलामी करके आया हूँ, पैसे दे के आया हूँ। तो बच्चों इस तरह से जो वो कसाई था, वो भी वैसे बच्चों अपनी जगह तो सही था,
यानी वो कीमत चुका के आया था उनकी। उन्हें क्या पता था कि ये बैल ऐसे हैं, और वो मालूम जो जूरी था वो भी अपनी जगह सही था, क्योंकि उसने इस तरह से दिया था, न कि ऐसे। तो मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, मतलब हक है या अधिकार है? भाई ऐसे मेरे बैल कौन नीलाम कर सकता है? ये मेरे बैल हैं, मैं इनको बेचूं नहीं बेचूं ये मेरी इच्छा है। क्योंकि बच्चों झूरी को भी नहीं पता था कि इतना सब कुछ घट चुका था पीछे। उन्होंने तो ये सोचा कि गया के पास है और गया से शायद ये चुरा के ले आया है, ये ऐसा सोच रहा था। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। उसने कहा भी अगर मैं थाने में जाके एफआईआर दर्ज करा दूंगा, अगर तूने इस तरह मेरे बैलों को अब की बार किया, कि मैं कहूँगा कि मेरे बैल चुरा के लाए हैं, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। तो उसने कहा ये मेरे बैल हैं और मेरे द्वार पर खड़े हैं, अगर तुमने ज़्यादा किया तो मैं थाने में रपट कर दूंगा, यानी रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा तुम्हारे थाने में और तुम्हारे पर केस कर दूंगा। यानी इस तरह से वो उसको डराते हैं। दड़िया जलाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा, मतलब वो भी जलाएंगे, यानी उसने वो तो पैसे भर के आया था, उसने सोचा भी इस तरह करेगा तो क्या हुआ, मैं तो पैसे दे के आया हूँ, मैं तो इनको लेके जाऊंगा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। अब मोती तो था वैसे ही उग्र स्वभाव का था, उसने देखा कि मालिक किससे साथ जबरदस्ती कर रहा है, अब तो मैं सहन करूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। वह उस जो दड़ियल था उसके पीछे दौड़ा, उसको भगाने लगा। दड़ियल पीछे दौड़ा, गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। वह खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। और मोती विजय सूर की भांति, यानी एक सूरवीर की तरह जीते हुए विजय प्राप्त किए हुए, ये जो सूरवीर होता है उसकी तरह, जैसे उसने बहुत बड़े शत्रु को अपनी सीमा से बाहर निकाल दिया हो, उसके भांति वह प्रसन्न मुद्रा में खड़ा हुआ सामने खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे, वहां से तो मतलब लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से बैल उनको इस तरह से मार मार कर भगा रहा है उसको। तो बच्चों इस प्रकार का दृश्य बड़ा भावुक होता है, यानी किस प्रकार से एक जानवर अपने स्वामी भक्ति करते हुए दिखाते हैं। तो बच्चों आगे पेज नंबर 19 के अंदर, जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। मतलब जब देखा कि बैल नहीं जाने वाला, इस तरह ये मारेगा, न इसका मालिक तुम्हें देने वाला है, तो वो भी समझ चुका था कि किस प्रकार से बैल उसमें वहां से उसके फंसे हुए थे। तो उसने सोचा अब तो कुछ नहीं बनने वाला, तो वहां से चला गया। और मोती अकड़ता हुआ, यानी अपनी शूरवीरता पर, अपनी आज़ादी पर, मतलब अलग ही प्रकार की उसकी खुशी थी, उसके अंदर एक जुनून था, उस तरह से वो लौट रहा था। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। हीरा ने कहा कि मुझे तो डर लग रहा था, या मेरे मन में तो ऐसी मतलब भय उत्पन्न हो गया था कि कहीं तुम उससे जो कसाई उसको मार ही न डालो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। मतलब उसने, ठीक है वो दूर से भाग गया, दूर से बकता हुआ चला गया, अगर वो मेरे पास आता, अगर मुझे पकड़ने की कोशिश करता तो मैं ऐसा भी कर सकता, मतलब अपनी आज़ादी के लिए मैं आज कुछ भी कर सकता था। तो अब न आएगा भी, अब नहीं आएगा, वो दूर से भाग चुका है, अगर आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। तो यानी बच्चों यहाँ पर भारतीयों की जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था, तो भारतीय भी ऐसी दशा में थे कि करो या मरो को। जो गांधी जी ने नारा दिया था, या तो हम कुछ करेंगे या मर जाएंगे, यानी या तो मारेंगे या मर जाएंगे, पर अब हम अपने देश को गुलाम नहीं होने देंगे, अब हम अंग्रेजों को बाहर निकाल के छोड़ेंगे। तो यही जो कंडीशन थी, स्थिति थी, वो हीरा और मोती की थी कि हमसे कुछ भी हो जाए, आज हम आज़ादी पाकर रहेंगे, हम अपने मालिक के घर यहाँ आकर ही रहेंगे, हम यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यही वो था जो गोली मरवा दे, चाहे वो गोली मरवा सकता है हमें, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाने वाले, मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊँगा। यानी इस तरह से उन्होंने ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, या तो हम उससे मार देंगे या हम खुद मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। जैसे भारतीयों की 1942 के अंदर जो स्थिति थी,
तो वो भी इसी प्रकार से उस बात पर अड़ गए थे। हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, भी हमारी जान को कोई नहीं समझता, यानी भारतीयों ने भी तो यही बात मन में ठान ली थी कि हमारी आज़ादी को कोई नहीं समझता, हम आज़ाद होकर रहेंगे या मर जाएंगे या मार देंगे, हमें कोई नहीं समझ रहा, कोई हमारे को अब गुलाम नहीं बना सकता। तो यही स्थिति और भारतीयों की थी उन बैलों की तरह। जरा देर में नांदों में खली भूसा चोकर दाना भर दिया गया, दोनों मित्र खाने लगे, जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, मतलब वो भी बहुत दिनों से अपने बैलों को बच्चा मिस कर रहा था। वह उनको इस तरह से मालूम वो भी उनके बिना मालूम सुना सुना लग रहा था उसे। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे, मतलब 20 की संख्या की बात हो रही है भी। इस तरह से 18-20 बच्चे जो गांव के छोटे छोटे बच्चे थे वो भी देख रहे थे तमाशा कि किस तरह से जूरी अपने स्नेह बैलों से स्नेह कर रहा है, और वो भी तो अनोखे बैल थे बच्चों। तो सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उत्साह कहते हैं उत्साह, यानी पूरी गांव के अंदर एक उत्साह सा आ गया था, क्योंकि वो बैल पूरे गांव के चाहते थे। उनकी इस प्रकार की जोड़ी इस पूरे गांव के अंदर बड़ी फेमस थी, प्रसिद्ध थी। तो सारे गांव के अंदर उत्साह था कि जो जूरी के बैल हैं वो वापस आ चुके हैं। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए, क्योंकि मालकिन ने भी अब उसको पछतावा हो रहा था कि उसकी वजह से उनके बैल वो घर से गए थे, उसके भाई उनको लेके गया था, और आज उनके बैलों की ये दशा हो गई कि कसाई तक उनको ले जाने वाला था। हो सकता है वो तो बच गए, उनके दिन अच्छे थे, वरना वो कसाई के द्वारा काट लिए जाते। तो यहाँ मालकिन को भी पछतावा हुआ कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। जब देश आज़ाद हुआ था तब उस समय कुछ भारतीय ऐसे भी थे जिन्होंने कोशिश नहीं की थी आज़ादी पाने के लिए, या उनका सहयोग नहीं दिया था क्रांतिकारियों का। किस तरह से वो क्रांतिकारियों का असहयोग करते हुए अंग्रेजों का साथ देते थे, आज वो लोग भी पछतावा कर रहे थे उस मालकिन की तरह। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा लेखक किस प्रकार से भारतीयों की दशा का वर्णन किया है बैलों के माध्यम से, कि जिस तरह से बैल अपनी आज़ादी के लिए कितना कुछ करते हैं, उसी तरह भारतीयों ने भी आज़ादी पाने के लिए क्या कुछ किया था। किस तरह से जो मान लो अत्याचारी लोग होते हैं उनकी विरोध करना पड़ता है, विद्रोह करना पड़ता है उनसे। तो इस तरह से यहाँ पर वर्णन किया बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से बच्चों। तो कल हम आगे इसका अध्ययन करेंगे अभ्यास प्रश्नों के रूप में। इस अध्याय का आप दोहरान कीजिए और कल हम इसके अभ्यास प्रश्न पूरे करेंगे। और आगे अगर आपको इस अध्याय के अंदर कोई भी बात समझ में नहीं आई हो, कुछ आपको ऐसे शब्द जो आपको सही तरह से नहीं आए हो, या कोई सेंटेंस आपको पूरी तरह समझ में नहीं आया हो, तो आप निश्चित रूप से मैसेज कर कॉल कर जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जय हिंद।